हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इस चैनल पर आरपीसी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की जूलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करवाई जाएगी और इस सीरीज का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो में हमने जूलॉजी सब्जेक्ट से कैसे कॉलेज लेक्चर बना जा सकता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न, पेपर का स्टैंडर्ड, इन सब के बारे में आपको बताया था। और आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज का वीडियो जूलॉजी पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट पर बेस्ड है। हम इस चैनल पर क्या क्या आपको बताएंगे ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में आपको पिछले साल के क्वेश्चंस मिलेंगे, डीप एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन पर मिलेगा, एनालिटिक क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये सारे प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ये वीडियो टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो इस एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, टैक्सोनॉमी का जो पार्ट है उसमें से पिछली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए इस पार्ट को आप इग्नोर मत कीजिए, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। हालांकि इसकी बुक्स है वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाती है, हिंदी में कुछ बुक्स अलग से नहीं है, इंग्लिश की बुक्स मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, उसका लिंक भी वहां पर दिया था। तो इस वीडियो में हम उसी स्टैंडर्ड बुक से कुछ क्वेश्चंस है वो तैयार किए गए और आपके सामने इस वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, उस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कई बार क्या होता है जब टाइम हमारे पास कम होता है और जो एग्जाम होता है, देखो पिछली बार एग्जाम हुई थी वो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उस टाइम उस स्थिति का जो एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन एग्जाम से थोड़ा उल्टा होता है और हमारा ब्रेन प्रॉपर वे में उस ऑफलाइन एग्जाम की तरह काम नहीं करता है। इस क्वेश्चन को यदि आप जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, फाउंडर ऑफ, यहाँ पर फादर और फाउंडर में आपको डिफरेंस करना है। फादर और फाउंडर अलग अलग चीज है। कई बार हम इसको फादर समझ के और हम इसका आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे फाउंडर है, फाउंडर यानी संस्थापक। टैक्सोनॉमी का संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन है, कार्ल वॉन लिन्ने, अरिस्टोटल, विटेकर और लेमार्क। यदि इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है अरिस्टोटल। क्यों? आप लोग इसको कैरोलस लिनियस नहीं करना है, कार्ल वॉन लिन्ने का दूसरा नाम कैरोलस लिनियस है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने रखा है। यहाँ पे कुछ रिमार्क है, आप देख सकते हो। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सभी जानते हैं, कैरोलस लिनियस आपको करना है। फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी आ जाए, प्राचीन वर्गीकी का पिता कौन है, तो वहां पे आपको अरस्तु लिखना है। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करें तो वहां पर आपको कार्ल वॉन लिन्ने या कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस आपको करना है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, ये नीट या पीएमटी के एग्जाम पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एच संतापाव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज और राइट, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 आपके सामने ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड ऑल फ्लोरा एंड फना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट ऑप्शन है, क्योंकि टैक्सोनॉमी की परिभाषा की बात करें तो टैक्सोनॉमी ये 4 चीजें आ जाती है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, पहचान करते हैं हम, डिस्क्राइबिंग करते हैं, वर्णन करते हैं, नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं और क्लासिफाइंग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं लास्ट में। तो ये 4 प्रोसेस है टैक्सोनॉमी की है, तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, सिस्टेमेटिक्स डील्स विद द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, यह भी सही है। हम सिस्टेमेटिक्स की बात करें तो वहां पे
जो जीवों का जो एवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट है, विकासात्मक पहलू है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी उनके पूर्वज कौन थे, उनका पूर्वज के साथ क्या क्या संबंध था, कौन कौन से फीचर्स है वो पूर्वज से मेल खाते हैं, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, सिस्टेमेटिक्स इंक्लूड बोथ टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, ये भी राइट ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑल द अबव, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं, टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं और सिस्टेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार ये जो टर्म्स है ये हमें कंफ्यूज करती है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है और सिस्टेमेटिक्स क्या होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। नीदरलैंड्स में हम पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है उनके लिए हम स्टडी करें, उसका विकास की स्टडी करें, तो वो कहलाता है सिस्टेमेटिक्स। लेकिन जब हम इनको सेपरेट करते हैं कुछ लक्षण के आधार पर, जैसे क्रेनियल कैपेसिटी है, साइज ऑफ स्कल्स है, इनके आधार पर यदि हम इन ह्यूमंस को, इन मैन को हम अलग करें, तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी तो क्या हो गया, उनको अलग अलग वर्गीकृत करना हो गया, और सिस्टेमेटिक्स क्या हो गया, सिस्टेमेटिक उनको एक साथ उन्हीं का जो उनके पूर्वज है उनके विकास का जो प्रक्रम है उनकी स्टडी हम करते हैं, तो वो सिस्टेमेटिक्स कहलाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टेमेटिक्स की ही एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में सिर्फ हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और सिस्टेमेटिक्स में क्लासिफाई करने के साथ साथ हम उनका विकासात्मक जो पहलू है उसको भी हम देखते हैं। तो ये सिस्टेमेटिक्स और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपके सामने यहाँ करेक्ट पेयरिंग वाला है, चूज करना है हमें। एक साइड में कुछ टर्म दी हुई है, दूसरी साइड में बायोलॉजिस्ट है, कौन कौन सी टर्म किस किस के द्वारा दी गई है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 4 टर्म दी हुई है आपके सामने ऑप्शन में देख सकते हो। टैक्सोनॉमी है, यहाँ देखो टैक्सोनॉमी है, और टैक्सोनॉमी के बाद में सिस्टेमेटिक्स है, न्यू सिस्टेमेटिक्स है, और टैक्सोन है। टैक्सोनॉमी वाला जो क्वेश्चन है वो पिछली बार पूछा गया था आरपीएससी में। टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी किसने दिया था, टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था एपीडी कंडोले ने, ये आप याद रख लेना। सिस्टेमेटिक्स की बात करें तो सिस्टेमेटिक्स पहले दिया गया था। देखो यार, टैक्सोनॉमी 1813 में दिया गया था और सिस्टेमेटिक्स 1735 में दिया गया था, यानी सिस्टेमेटिक्स पहले आया है। सिस्टेमेटिक्स पहले आया है, टैक्सोनॉमी उसके बाद में आई है। तो सिस्टेमेटिक्स बड़ा हो गया, जो पहले आता है वो बड़ा होता है, जो बाद में आता है वो छोटा होता है। तो आप इसको इस हिसाब से भी याद रख सकते हो कि सिस्टेमेटिक्स बड़ी ब्रांच है, टैक्सोनॉमी छोटी ब्रांच है। तो सिस्टेमेटिक्स किसने दी थी, सिस्टेमेटिक्स दी थी कैरोलस लीनियस ने। न्यू सिस्टेमेटिक्स ये बाद में आई है, लास्ट में आई। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स किसने दी है, यहाँ पे टैक्सोन का भी हमें ध्यान रखना है, टैक्सोन आया उससे पहले। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स किसने दी है, न्यू सिस्टेमेटिक्स दी है हक्सले ने। और यदि हम टैक्सोन की बात करें तो टैक्सोन किसने दिया है, एडोल्फ मेयर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम मेयर की बात कर रहे हैं, ये मेयर वो मेयर नहीं है जिसने स्पीशीज कंसेप्ट दी है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जिसने दी है वो वाले मेयर यहाँ पे नहीं है। उस मेयर की स्पेलिंग ये है MAYR, ये MAYR। तो उस मेयर की स्पेलिंग है MAYR, वो मेयर अलग है, ये मेयर अलग है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, टेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्यों 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये एक ही क्वेश्चन है, उसको 3 प्रकार से पूछा गया है, 3 प्रकार से। और ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ये डाउट क्वेश्चन है, ये कह सकते हो आप। आपको यदि इन क्वेश्चनों का आंसर नेट पे खोजना है तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। यदि आप आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पे आपको अलग ऑप्शन मिलेगा, या किसी कोई वेबसाइट पे आप जाके देखोगे, topper.com एक वेबसाइट आती है, उस पर जाके देखोगे तो उसका अलग आंसर मिलेगा। तो आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किए,
और इसका डीपली अध्ययन करने के बाद में, बुक्स में इसका देखने के बाद में, फिर मैं आपको इसका आंसर मैंने इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, पहला है टैक्सोनॉमी कैटेगरी दैट इंक्लूड लीस्ट सिमिलर एनिमल्स, यानी वो टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करेंगे हम अगले कुछ क्वेश्चंस में, जिसके अंदर लीस्ट सिमिलर एनिमल, लीस्ट का मतलब सबसे कम, सिमिलर एनिमल्स समान प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। पहला प्रकार का ये है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेंट ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। यहाँ पर भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के सबसे कम समान प्रकार के पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है इसमें वही, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक कंटेंट ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू अदर सिमिलर टैक्सोन। यहाँ पे रैंक का नाम दिया गया, टैक्सोनॉमी रैंक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ जब तुलनात्मक हम देखते हैं तो उसका रैंक का यूज करते हैं, जब कैटेगरी को हम तुलना करते हैं कैटेगरी की तो हम उसको रैंक, तब वहां पर रैंक यूज करते हैं। इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ पे रैंक दिए गए, ज्यादा अंतर नहीं है। वो कौन सी रैंक है जिसके अंदर समान प्रकार के टैक्सोन वाले सिमिलर कम से कम पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, समान लक्षण वाले। तो यहाँ पे देखो, जब हम कैटेगरी, हाई कैटेगरी से लो कैटेगरी पर जाते हैं, हाई कैटेगरी यानी फाइलम से जब हम नीचे जाते हैं, फाइलम से नीचे जब हम जाते हैं स्पीशीज तक जाते हैं, तो फाइलम सबसे ऊपर, स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, फाइलम सबसे हाईएस्ट है, किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो फाइलम के अंदर जो सिमिलरिटीज है, फाइलम के अंदर जीवों के बीच सिमिलरिटीज है वो सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, स्पीशीज की बात करें, स्पीशीज के अंदर जीवों के बीच में समानता या समान लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होते हैं वो स्पीशीज में ज्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, सिमिलरिटीज ज्यादा होती जाएगी, सिमिलरिटीज समानताएं ज्यादा होती जाएगी। तो जो सबसे हाई क्लास है, इसमें जो सबसे हाई कैटेगरी है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी वाले सबसे हाई, स्पीशीज की बात करें, जिनस की बात करें, फैमिली की बात करें, क्लास की बात करें, तो यहाँ पे हम देखें तो क्लास इन चारों ऑप्शनों में सबसे हाई कैटेगरी है, क्लास सबसे हाई कैटेगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लास। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्टार्टिंग पॉइंट द टाइम फ्रॉम विच नोमेनक्लेचर कोड्स फॉर जूलॉजी आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट इज, यानी वो कौन सी डेट है, वो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है जिस डेट से जो जूलॉजी का नोमेनक्लेचर है वो इफेक्टिव हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है, वो वैलिड माना जाता है। तो ये डेट कौन सी चूज की गई थी, ये डेट चूज की थी सिस्टेमा नेचुरी की 10th एडिशन, जो कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन निकाला था, उस डेट से जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को वैलिड माना गया है। उससे पहले जितने भी नाम दिए गए थे साइंटिफिक नाम, उनको सबको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सी डेट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1/1/1758, यानी 1/1/1758 को सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन पब्लिश हुआ था। 1/1/1980 यहाँ पर दिया हुआ है, 1980 ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन शुरू होता है। 1/5/1753, ये 53 ही है, ये बॉटनी का नोमेनक्लेचर इस डेट से माना जाता है। 1/1/1735 है, ये 4th ऑप्शन है, ये है सिस्टेमा नेचुरी की फर्स्ट एडिशन की डेट। तो यहाँ पे रिमार्क में आप देख सकते हो, यहाँ पे सिस्टेमा नेचुरी का फर्स्ट एडिशन है वो 1735 में पब्लिश हुआ था, 10th एडिशन 1758 में, और स्पीशीज प्लांटरम ये बुक पब्लिश हुई थी 1758 में। ये आप ध्यान रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द वर्ड स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय, स्पीशीज वर्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया था, तो इसका राइट आंसर है जॉन रे के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी, सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये वाला क्वेश्चन है, ये हायरार्की वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो क्रम है हायरार्की का वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे। यहाँ एक छोटी सी कंसेप्ट है, यहाँ जो मैंने एक साइड में लगा रखा है, सी ऑफ जीएस, सी ऑफ जीएस, कंसेप्ट ऑफ जनरल साइंस, ऐसे याद रख सकते हो। अपना जो ट्रिक आप लगा सकते हो, सिंपल भी याद कर सकते हो। इसको कैसे आप करोगे, देखो आपको ये चीज पता है, फाइलम सबसे हायर कैटेगरी है और स्पीशीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। तो यदि फाइलम बीच में आ रहा है तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको करके बता देता हूँ। ये जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हो आप, थर्ड ऑप्शन में क्या है, फाइलम बीच में आ रहा है, यानी ये थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, इसमें मैं बात करूं स्पीशीज, ये वाला, ये देखो स्पीशीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज बीच में आ रहा है, इसमें देखो स्पीशीज बीच में आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में स्पीशीज बीच में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन गलत हो गए। तो ये ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने की, ट्रिक है, ताकि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। यहाँ पे आपने क्या दिमाग लगाया, कुछ नहीं लगाया आपने, आपको इतना ध्यान है फाइलम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, तो आपने एक ट्रिक निकाली, फाइलम बीच में आ गया वो ऑप्शन सही हो नहीं सकता, स्पीशीज बीच में आ गया वो ऑप्शन सही हो नहीं सकता, तो लास्ट का ऑप्शन कौन सा बच्चा, फोर्थ सही हो गया। और आप कंसेप्ट से वैसे निकालो, तो यहाँ देखो साइड में एक लगा रखा है सी ऑफ द जीएस, सी का मतलब है क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर है, एफ का मतलब फैमिली है, जी का मतलब जीनस है, और एस का मतलब स्पीशीज है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे से लिया है, स्पीशीज से लिया है, स्पीशीज के बाद में जीनस आ गया, फिर फैमिली आ गई, फिर ऑर्डर आ गया, फिर क्लास आ गया, तो ये राइट आंसर हो गया। यहाँ मैंने इसका पूरा ये आपको दिया, यहाँ से आप पूरा जान सकते हो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। किंगडम से लेकर चलोगे आप, तो किंगडम से लेकर चलोगे यहाँ सब स्पीशीज तक, पूरे जितने भी यहाँ इसके कैटेगरीज है वो सारी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। यहाँ पे एक ट्राइब पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राइब पे, तो ट्राइब को आप याद रख सकते हो, ट्राइब फैमिली के बाद में आता है और जीनस से पहले आता है, तो एफ जी के बीच में आता है, एफ जी के बीच में क्या आता है, टी आता है, ट्राइब आता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैटेगरी बिटवीन जीनस एंड सब स्पीशीज इज नॉन एज, यहाँ देखो क्वेश्चन आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ट्राइब। वही सेम मैंने दोबारा इसको यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टैक्सोनॉमी कीज आर बेस्ड ऑन द, टैक्सोनॉमी कीज है वो किस पे बेस्ड होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय, बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेकल के द्वारा बायोलॉजिकल लॉ दिया गया है, ठीक है। इसका आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो, हेकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था और उसके साथ ही हेकल ने फाइलोजेनिक ट्री की कंसेप्ट को भी इवोल्व किया था। फाइलोजेनिक ट्री किसने दिए थे, हेकल ने दिए थे ये थ्योरी, फाइलोजेनिक की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, हेकल ने दी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एचसीएफ 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम क्लास बट नॉट टू द सेम फैमिली। कहने का मतलब ऐसी हमें कैटेगरी ढूंढनी है जो सेम क्लास से बिलोंग करती है परंतु सेम फैमिली से नहीं। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक क्लास में कई ऑर्डर हो सकते हैं, एक क्लास में कई ऑर्डर हो सकते हैं। कैसे कि आपने जो हायरार्की देखी है वहां पे, यहाँ मैंने फिर हायरार्की दिखाई है, तो यहाँ पे देख लो आप, ये क्लास है, क्लास से नीचे की कौन सी ऑर्डर है, तो एक क्लास में कई ऑर्डर हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे ऑर्डर है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज प्रपोज्ड बाय, बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करते हैं तो किसने प्रपोज की थी,
वो प्रपोज की थी मेयर ने। ये पहले मैं बता के गया हूँ। मेयर, ये मेयर अलग है और जो पहले मैंने मेयर बताया था वो मेयर अलग है। जिसने टैक्सोन टर्म को कॉइंड किया था, टैक्सोन टर्म दी थी, वो मेयर अलग है। और जिसने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दी है वो मेयर अलग है। इसके अलावा और चीज आप ध्यान रख सकते हो, जो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दी है? एरिस्टोटल, लिनिस और जॉन रे, ये तीन है, तीनों ने टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दी है। दूसरी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किन किन ने साइंटिस्ट ने दी है? मेयर ने और जॉर्डन ने। तीसरी इवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट सिम्पसन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, ये सबको पता है, फिर भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ये विटेकर ने दिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लिनियस इज, कैरोलस लिनियस ने क्या किया है? उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है? ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी designates a rank or level in hierarchical classification। एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो किसको, एक रैंक को या एक लेवल को रिप्रेजेंट करती है, किसमें? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में। राइट ऑप्शन है ये। टैक्सोनॉमी इज सेम डेजिग्नेटिंग एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोन क्या है? जो समान प्रकार के क्लोजली ऑर्गेनिज्म है उनको, उनका एक नाम है, उनको डेजिग्नेट करता है। ये भी राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन की बात को, रैंक शोज कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ ए टैक्सोन इन लीनियस हायरार्की, ये भी सही है। दी लीनियस हायरार्की में हम बात करें, पदानुक्रमण में बात करें, लीनियस पदानुक्रमण में बात करें, तो टैक्स जो रैंक क्या होती है वो कंपैरेटिव पोजीशन बताती है एक टैक्सोन की, कि टैक्सोन, ये वाला टैक्सोन कहाँ पर है, ये टैक्सोन कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ डी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इस कैटेगरी, रैंक और टैक्सोन में क्या अंतर है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्लास ऑफ ह्यूमन इज मेमेलिया एंड क्लास ऑफ पैरट इज एविज। ये एक सेंटेंस है। जो मेमेलिया की क्लास है वो ह्यूमन है, सॉरी, ह्यूमन की जो क्लास है वो मेमेलिया है और पैरट की जो क्लास है वो एवीज है। तो यहाँ से हमें, यदि हम इसी सेंटेंस से यदि निकाले तो कैटेगरी क्या हो गई? यहाँ पर क्लास हो गई। कैटेगरी क्या हो गई? क्लास। क्लास ये क्या है? कैटेगरी है। और रैंक की बात करूँ तो रैंक क्या है? रैंक भी यहाँ पर क्लास है, लेकिन कब? जब हम इसको कंपैरेटिव एस्पेक्ट में यूज करते हैं। टैक्सोन की बात करें, टैक्सोन यहाँ पे क्या है? मेमेलिया एंड एवीज, यहाँ पे टैक्सोन है। तो ये टैक्सोन, कैटेगरी और रैंक में डिफरेंस है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज वाज प्रपोज्ड बाय, ये मैं पहले बता के गया हूं, किसके द्वारा प्रपोज की गई है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेकल। वो इससे मैं बता के गया हूँ। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? हेकल ने दिया था। ट्रीज किसने बताए थे? प्रपोज बाय फाइलोजेनेटिक ट्रीज कंसेप्ट किसने दी थी? सर्वप्रथम हेकल ने। या फाइलोजेनेटिक ट्री किसने दिए थे? क्लेडिस्टिक्स के बारे में किसने बताया? तो यहाँ पे हेकल आ जाएगा सर्वप्रथम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर क्लेडिस्टिक्स। ये आरपीएससी जूलॉजी 2014 में, यानी पिछली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फीचर। जब क्लेडिस्टिक्स की बात करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करते हैं, तो फाइलोजेनिक की हम चर्चा करते हैं, यानी इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म रेदर देन प्यूरली ऑन शेयर्ड फीचर। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी है। क्यों? ये क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं, तो इसलिए इसका हम आगे ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट
विथ लिस्ट सेकंड एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। हम यहाँ पे एक साइड में कुछ नोमेनक्लेचर टाइप दिए गए और दूसरी साइड में उनकी डेफिनेशन दी गई, उनका फीचर दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है नियो टाइप। नियो का अर्थ क्या होता है? नियो यानी न्यू। तो न्यू से आप समझो न्यू वाला टाइप है, कोई नया टाइप है। यदि कोई पुराना वाला मिस हो गया तो फिर नया वहां पे उसको वैलिड किया गया है। यहाँ पे देख लो, इस वाले ऑप्शन में देखो, फोर्थ वाले ऑप्शन में नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग हो गया तो फिर नया कुछ बनाया गया है, तो वो क्या हो गया? न्यू टाइप हो गया। वो क्या हो गया? न्यू टाइप हो गया। तो इसको मैं ऐसे करके ये फर्स्ट से ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आइसो का मतलब होता है सेम प्रकार का या कोई डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट शब्द जहाँ पे आ रहा है इसमें देखो, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। ये होलोटाइप का क्या है? डुप्लीकेट है। जैसे कोई डुप्लीकेट हमें जरूरत पड़े बाई चांस, सेम प्रकार का सेम किसी साइंटिस्ट ने कोई होलोटाइप बनाया और दूसरे साइंटिस्ट ने उसी स्पीशीज को होलोटाइप बना दिया, तो वो क्या हो गया? आइसोटाइप हो गया, डुप्लीकेट हो गया वो। होलोटाइप का मतलब जो सर्वप्रथम जिस साइंटिस्ट ने स्पीशीज खोजी थी, उसने जिस स्पीशीज को होलोटाइप बनाया, जिस स्पीशीज को नोमेनक्लेचर टाइप बनाया, वो कौन सा हो गया? होलोटाइप हो गया। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर टाइप यूज्ड बाय द ऑथर, नोमेनक्लेचर टाइप यानी इसी से जो नई स्पीशीज खोजी जाती है उसको इसी के आधार पर हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर टाइप हो गया। लेक्टोटाइप लास्ट का जो बच गया इसमें, तो लेक्टोटाइप कौन सा हो गया? सेकंड वाला हो गया। स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल फॉर नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। तो इसका यदि ऑप्शन देके ऑप्शन से चूज करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। Which is are true about the principle of purity? प्राथमिकता के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। द प्रिंसिपल इज अप्लाइड ओनली टू द नेम्स पब्लिश्ड आफ्टर 1 जनवरी 1758 से पहले, 1 जनवरी 1758 के बाद के जितने भी नाम पब्लिश हुए उनको वैलिड माना जाता है, उनके ऊपर ही ये प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी अप्लाई होता है। तो ये राइट ऑप्शन है। If 2 names are given to the same taxon, the older published name is considered as the valid name. ये भी राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, एवरी नेम मस्ट हैव इट्स ऑथरशिप। प्रत्येक नाम ऑथरशिप रखता है, यानी प्रत्येक नाम किसने दिया है उस ऑथर का नाम भी लिखा जाता है। तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसके हिसाब से चारों ऑप्शन सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ का इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज को हम किस फॉर्म में कंसिडर करते हैं? 4 ऑप्शन है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म। तो डी तो वैसे भी नहीं होगा इस प्रकार का। हाईएस्ट यूनिट भी नहीं है क्लासिफिकेशन की, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोवेस्ट यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट है, यूनिट लोवेस्ट नहीं है, ये बेसिक यूनिट हम इसको कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। लोवेस्ट कैटेगरी है, यूनिट नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे लोवेस्ट कैटेगरी शब्द यूज होता तो वो राइट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन लोवेस्ट यूनिट दिया है तो वो सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। द एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, डेंड्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? यदि आपने क्लासिफिकेशन के टाइप पढ़े हैं तो इसका आप आराम से ऑप्शन राइट लगा सकते हो। इसका राइट ऑप्शन है बी, ऑब्जर्वेबल क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनेटिक यानी
फिनोटाइप आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, फिनोटाइप यानी बाह्य आकारिकी। तो बाह्य आकारिकी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो वाले कैरेक्टर के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो फिनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया। जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन एंसेस्ट्रल लीनिएज की बात करें, तो एंसेस्ट्रल लीनिएज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो ये वाला कौन सा क्लेडिस्टिक्स क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और जो हम लास्ट वाला बात करें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें हम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, बेस्ट हो गया। तो इसके आधार पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है और कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, जो पिछला क्वेश्चन है उसके आधार पर ही हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता के गया हूँ, वही चीज आप इसमें देख सकते हो। दी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें, हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए। पहला ऑप्शन दिया है मेनी कैरेक्टर्स स्टडीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, नहीं है। आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो वहां पे यहाँ पे सेकंड देखो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स एंड मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स, क्या इसका राइट ऑप्शन ये है। यदि हम इसका देखें तो फर्स्ट के लिए जो तीसरा वाला है, बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर लाइक सिमिलर एडेप्टेशन और मोड ऑफ लिविंग, तो इसके लिए फर्स्ट के लिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलोजेनेटिक्स की जब बात करें तो हम वही वापस इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट देखते हैं, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है शेयर्ड डेराइव्ड कैरेक्टर या व्युत्पत्ति कैरेक्टर, शेयर्ड का मतलब जो शेयर करने वाले कैरेक्टर है एंसेस्टर के साथ, ऑर्गेनिज्म के जो शेयर करने वाले कैरेक्टर है उनकी हम बात करते हैं, तो वहां पे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है फिनेटिक। फिनेटिक का मैंने बताया था वही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सारे के सारे, उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे वाले के लिए कौन सा हो जाएगा, तीसरे वाले के हो जाएगा सेकंड। और फाइलेटिक, ये फाइलेटिक दो चीजों से बना है, फिनेटिक और क्लेडिस्टिक्स, फिनेटिक या फाइलोजेनेटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे इस फाइलेटिक में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, एक तरह से बहुत सारे कैरेक्टर यूज करते हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड हम उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए फर्स्ट हो गया। तो यहाँ से राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच बुक्स एंड विथ ऑथर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बुक्स दी हुई है, ऑथर दिया गया है। पिछली बार बुक्स ऑथर का क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस बार क्वेश्चन पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये बुक्स भी आपको याद करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली बुक दी हुई है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया नाम से 3 बुक है, आप याद रख लो, हिस्टोरिया नाम से टोटल 3 बुक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम और हिस्टोरिया नेचुरलिस, 3 बुक्स है। हिस्टोरिया प्लांटेरम यानी प्लांट, तो यहां पर आप देख सकते हो प्लांट की बात कर रहे हैं, आपसे पूछे कि फादर ऑफ प्लांट कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, प्लांट का मतलब बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स के बारे में क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का है वो सारा का सारा उन्होंने सबसे सर्वप्रथम दिया था। तो यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी है, थियोफ्रेस्टस ने, आप ऐसे आदेश को रख सकते हो। हिस्टोरिया एनिमेलिया की बात करें तो एनिमल्स की जब बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया किसने लिखी है, अरस्तु ने लिखी है। स्पीशीज प्लांटेरम की बात करते हैं, स्पीशीज है यानी स्पीशीज जो टर्म है या स्पीशीज जो क्लासिफिकेशन है, हम स्पीशीज की बात करते हैं, बायनोमियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। और द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये सबसे ज्यादा उस टाइम में इस बुक ने साइंटिस्टों का दिमाग या साइंटिस्टों को
प्रभावित किया था, ये किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। तो यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। एक सिस्टेमा नेचुरी है, उसको भी आप याद रख सकते हो। सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस की बुक है। एक बुक और है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, तो जेनेरा प्लांटेरम दो साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई बुक है। सबसे पहले इसको लिखा था कैरोलस लिनियस ने, उसके बाद में इसको लिखा था बेंथम व हुकर ने। तो बेंथम हुकर वाला ऑप्शन आ रहा है, कैरोलस लिनियस वाला नहीं आ रहा है। उससे चारों ऑप्शन में तो आपको बेंथम और हुकर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सोन। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टैक्सोन की बात करें तो टैक्सोन जो सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? टैक्सोन सर्वप्रथम शब्द दिया था एडोब। यहाँ पर ये ई आर है मेयर, यहाँ देखना ये वाला वो वाला मेयर नहीं है, ये एडोब MAYER वाला है। इसने सब सर्वप्रथम टैक्सोन वर्ड दिया था। और प्लांट के लिए बात करें तो लेम ने सर्वप्रथम प्लांट के लिए टैक्सोन शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोसिस्टेमेटिक्स एंड बायोसिस्टेमेटिक्स का जो उद्देश्य है वो क्या है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, delimiting various types of organisms and stabilizing their relationships। बायोसिस्टेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं? सिस्टेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट देखते हैं, एंसेस्टर की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है इसमें कौन सा होगा? सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। आराम से इसका आप देख सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड, जिसमें हम बहुत ज्यादा ट्रेड्स की चर्चा करते हैं, वो वाला कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंगल कैरेक्टर की चर्चा करते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर की चर्चा करते हैं। और नेचुरल सिस्टम में हम कई कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, कई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉमन एवोल्यूशनरी डेंसेंट, यानी कॉमन एवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट होता है उस पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइलम टर्म किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुवियर के द्वारा फाइलम टर्म दी गई थी। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाय, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने यूज किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था। यहाँ एक चीज और देख सकते हो, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने यूज किया था? बेंथम, हुकर, मेयर, सिम्पसन और अन्य ने नेचुरल क्लासिफिकेशन यूज किया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अरस्तु, लिनियस इनके द्वारा यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, हुकर और बेंथम के द्वारा क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किस प्रकार का था? वो था नेचुरल प्रकार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। Classification given by Bentham Hooker is natural system. Monocots were placed after dicots. Closely related families were separated. Gymnosperms were placed between dicots and monocots. तो ये सब यानी प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था, वो नेचुरल प्रकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैमिली ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, फैमिली ट्री को किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है?
फैमिली ट्री को हम किसके द्वारा करते हैं? क्लेडोग्राम के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लेडोग्राम। और भी चीजें कुछ याद रख सकते हो। अर्बोरियम क्या होता है? ये बोटेनिकल गार्डन डिवोटेड टू ट्रीज, ऐसा बोटेनिकल गार्डन होता है जो सिर्फ ट्रीज से बना होता है, पेड़ों से बना होता है। हर्बेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पे हर्बेरियम में क्या होता है? जो प्लांट स्पेसिमेन है, सूखे प्लांट स्पेसिमेन है, उनको माउंटेड किया जाता है एक शीट के ऊपर, पेपर की शीट के ऊपर, उनका कलेक्शन रखा जाता है हर्बेरियम के अंदर। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम इस प्रकार की एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक से और कल्चरल प्रकार के कई इंटरेस्ट, इनके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं या एग्जिबिटेड किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे दो लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ऑटोनिम, ट्यूटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, ये चार शब्द है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चारों शब्द क्या होते हैं, इनका हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। ऑटोनिम, ऑटोनिम क्या होते हैं? ऑटोनिम मतलब वो ऑटो मतलब वो दोबारा रिपीट होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हम देखें, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑटोनिम के लिए क्या हो जाएगा? ऑटोनिम के लिए हम बात करें तो यूज्ड इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर व्हेन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज नेम आर सेम। यहाँ पे ऑटोनिम आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको जब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं, वहाँ पे जैसे होमो सेपियन सेपियन हम लिखते हैं, होमो सेपियन सेपियन, सेपियन और सेपियन दो बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑटोनिम हो गया। यानी जो स्पीशीज और सब स्पीशीज है वो जब एक साथ रिपीट हो रही है, सेम सब नेम रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनिम। और हम बात करें ट्यूटोनिम, ट्यूटोनिम की बात करते हैं तब हम स्पीशीज और जीनस जब दो सेम रिपीट हो रहे हैं तब उसको हम क्या क्या कहते हैं? ट्यूटोनिम। जैसे रेटस, रेटस, तो ये क्या है? ट्यूटोनिम है। इसके अलावा सिनोनिम की बात करते हो, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है हिंदी में हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव साइंटिफिक नेम्स दैट पर्टेन टू द सेम टेक्सोन। एक टेक्सोन के लिए कई नाम दिए जाते हैं अल्टरनेटिव, तो वो क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। और होमोनिम्स, होमोनिम्स हम देखें तो हम हिंदी में इसको समानवाची कहते हैं। वो वाले कौन से होते हैं? वो अलग अलग डिफरेंट प्रकार के जो टेक्सोन है, लेकिन वो सेम ही जिनस के होने चाहिए, सेम ही जिनस के विभिन्न टेक्सोन है, उनके लिए जो नाम दिए जाते हैं, सेम नाम दिए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? होमोनिम। यानी एक ऐसा नेम, एक टेक्सोन को जो नेम दिया गया है वो दूसरे टेक्सोन को जो नाम दिया गया है वो दोनों सेम है। टेक्सोन का मतलब स्पीशीज कह सकते हो आप। जैसे कहने का मतलब है एक ही फैमिली में दो, एक फैमिली में एक का नाम मनोज है, दूसरी फैमिली में एक का नाम मनोज है, तो वो दूसरी फैमिली का है, ताऊ के लड़के का नाम मनोज है और काका के लड़के का नाम मनोज है, तो वो क्या हो गए? वो होमोनिम हो गए। मतलब वो है तो एक ही जिनस के, एक ही वंश के हैं, लेकिन वो काका का वो ताऊ का है, नेम सेम है, वहां पे वो क्या हो गया? होमोनिम हो गया। सिनोनिम क्या हो गया है? जैसे मनोज के नाम कई नाम हो गए, सेम सेम नाम हो गए, तो वहां पे वो क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। अगला क्वेश्चन है रेटस, रेटस इज, रेटस, रेटस क्या है? यानी ये रिपीट हो रहा है, स्पीशीज और जीनस का नाम सेम है यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्यूटोनिम, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेरिक नेम शुड बी रिटन एज, जेनेरिक नेम को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सिंगल वर्ड। तो ये जेनेरिक जीनस और स्पीशीज की बात करते हैं तो पहला वाला जो लेटर है, पहला वाला, दो बाइनोमियल क्लेचर में दो नाम लिखे जाते हैं, एक स्पीशीज, एक ऑर्गेनिज्म के लिए, टेक्सोन के लिए। तो यहाँ पे जो पहला नाम है उसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सिंगल वर्ड होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो गया, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इन टेक्सोनोमी ए ऑथर नेम इज रिटन इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में यदि किसी ऑथर का नाम लिखा गया है किसी साइंटिफिक नेम में तो उसका मतलब क्या है, उसका क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। व्हेन द स्पीशीज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जीनस टू अनदर जीनस टू रिटेन इट्स ओरिजिनल ऑथर एंड डेट, राइट, ये राइट है। व्हेन ओरिजिनल नेम ऑफ स्पीशीज इज बिकम इनवैलिड, ये नहीं है। व्हेन अल्टरनेटिव नेम इज यूज, नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए।
फर्स्ट एडिशन ऑफ ICZN वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट एडिशन ICZN का कब पब्लिश हुआ है? तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 1961 में। यहाँ पे कुछ रिमार्क है वो देख सकते हो आप। फर्स्ट एडिशन 1961 में पब्लिश हुआ था ICZN का, 1963 में सेकंड हुआ था, 1972 में थर्ड हुआ था और 1999 में फोर्थ हुआ था। ICZN एक संस्था भी है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। उसका निर्माण या वो कब बनी थी? वो 1895 में इफेक्टिव में आई थी या बनी थी या इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ICZN के कई बार पूछते हैं कि ICZN कब प्रपोज किए गए थे, कब ये इफेक्टिव आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी विवादास्पद क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ICZN का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? वो 1961 में हुआ था। ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इसकी कई मीटिंग हुई थी, 5वीं मीटिंग है कांग्रेस ऑफ जूलॉजी की, कई मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, इसकी 15वीं मीटिंग हुई थी। 15वीं मीटिंग में जो ICZN कोड है इनको दोबारा लिखा गया था 1958 में। तो वो डेट आप ध्यान रख सकते हो। 1901 में वो पब्लिश हुए थे। फर्स्ट इसका जो एडिशन है ICZN का, जो रूल का एडिशन है, बुक की नहीं बात करिए, 1961 में बुक पब्लिश हुई थी और 1901 में फर्स्ट एडिशन, रूल का जो फर्स्ट एडिशन है वो प्रपोज किया गया था। तो ऐसे कई चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम डिफर्स फ्रॉम ए नेचुरल सिस्टम इन इट्स स्ट्रेस ऑन। फाइलोजेनेटिक और नेचुरल सिस्टम में दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यदि हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी ट्रेड्स। इसके आधार पर फाइलोजेनेटिक ट्री किससे सिस्टम और किससे डिफरेंट है? नेचुरल सिस्टम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑर्गेनाइजिंग टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सिस्टेमेटिक्स, फिनेटिक, फाइलोजेनेटिक या डेंड्रोग्राम। इसके राइट आंसर की बात करें तो सिस्टेमेटिक्स इसका राइट आंसर है। यानी सिस्टेमेटिक्स में क्या होता है, जितने भी जो टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन है किसी क्लासिफिकेशन की, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसके अंदर? सिस्टेमेटिक्स के अंदर। Which one of the following is not covered under taxonomy के अंदर हम किसको कवर नहीं करते? अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों क्लासिफिकेशन की टर्म है, क्लासिफिकेशन के टाइप कह सकते हो आप या स्तर कह सकते हो क्लासिफिकेशन के। यदि हम देखें अल्फा, बीटा, गामा ये क्या होती है? अल्फा टैक्सोनॉमी में हम उस ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं, बीटा टैक्सोनॉमी में हम उसकी बायोलॉजिकल क्लास है वहां तक उसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और गामा टैक्सोनॉमी में हम पूरी इवोल्यूशनरी पैटर्न का स्टडी करते हैं, यानी वो और डीपली उसका स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म से लेके फिर क्लास से लेके फिर हम पूरा इवोल्यूशनरी पैटर्न देखते हैं, तब वो गामा टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। अंतिम क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। द फेमस बुक एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी वाज रिटन बाय, ये मैंने इंक्लूड की है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? ये लिखी गई है डी कंडोले के द्वारा। एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी डी कंडोले ने लिखी थी। ये 40 क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, जो सभी प्रकार के फील्ड से मैंने इंक्लूड किया। टैक्सोनॉमी का जो पार्ट है पूरा का पूरा इसमें कवर हो रहा है। इसके अलावा आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लोगे आप, तो मैं श्योर कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना क्वेश्चन आप इस एग्जाम में जरूर आएगा और आप आराम से इसको कर पाओगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में है फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।